नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथ डायनमो में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं त्रिभुज चैप्टर नंबर 6 यूपी बोर्ड। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हम देखेंगे, आज हमारी बारी है क्वेश्चन करने की। क्वेश्चन करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन लगेंगे इस चैप्टर में वो किस हिसाब से लगाने हैं। उससे पहले हम जानेंगे थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चनों को लगाने के लिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, थेल्स थ्योरम, जिसको थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं हिंदी में, वो करेंगे। पहले सबसे पहले देखते हैं थेल्स प्रमेय होता क्या है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, थेल्स प्रमेय कहता है, अगर हम किसी ट्रायंगल के किसी भी भुजा के समांतर, किसी ट्रायंगल के किसी भी भुजा, जैसे ये भुजा और ये वाली भुजा, इस वाली भुजा के समांतर एक लाइन खींचते हैं तो वह खींची हुई रेखा, ये वाली खींची हुई रेखा दो बिंदुओं पर ट्रायंगल को कट करेगी। एक बिंदु, दो बिंदु। ये क्या कर रही है, ये एक इस बिंदु पर कट कर रही है और एक इस बिंदु पर कट कर रही है, करेगी। वहां से जो साइड्स का रेशो होगा, ये वाली साइड और ये पूरी साइड का रेशियो, अनुपात हमेशा बराबर होगा। आप एक बार ऐसे देख लीजिए, अगर कोई एक ट्रायंगल होता है, थेल्स प्रमेय क्या कहता है, अगर कोई एक त्रिभुज होता है, ट्रायंगल कोई त्रिभुज बोलते हैं, अगर कोई त्रिभुज होता है उसमें उसकी साइड्स के रेशियो हमेशा बराबर होता है अगर एक पैरेलल लाइन खींची जाए तो। ठीक है, जैसे देखो, ये ए डी ई एक ट्रायंगल बन गया और ए बी सी एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि अगर कोई ट्रायंगल में कोई भी समांतर भुजा, ऐसे भी खींच सकते थे हम, ऐसे, और इसके क्या किया, ऐसे भी खींच सकते थे यहाँ से, तो इसके पैरेलल हो जाती। पैरेलल मतलब समांतर। अगर हमने इसके समांतर खींची है तो ये वाली, ये दोनों लाइन एक त्रिभुज ये बना रही हैं और एक त्रिभुज बड़ा वाला बना रही हैं। तो उसने कहा है कि इन इसका और इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात बराबर होगा। जैसे इसमें आप नोट कर लीजिए, जो अनुपात होगा ए डी अपॉन ए बी बराबर ए ई अपॉन ए सी, ये रेशियो हमेशा बराबर होगा। ठीक है, थेल्स प्रमेय ये कहता है, अगर किसी त्रिभुज के पैरेलल लाइन खींचे तो, किसी समांतर भुजा के पैरेलल लाइन खींचे तो ये हमेशा रेशियो बराबर होगा। और उल्टा भी इन्होंने बताया कि अगर ये रेशियो बराबर है, ये क्वेश्चन में आपको आगे मिलेगा, अगर ये रेशियो बराबर है तो ये लाइन पैरेलल होगी। ठीक है, अगर ये रेशियो अगर बराबर दिया हुआ है तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, चलिए आप नोट कर लीजिए। अब हम दूसरा करते हैं, इसको बहुत अच्छे से आपको याद करना है। ये वाला जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरे चैप्टर में इसी का यूज होगा इसमें। ठीक है बच्चों, क्योंकि त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो त्रिभुज के लिए ये प्रमेय दिया गया था। आज आपको इतनी अच्छे से समझ में आएगा जो आपने कभी यूट्यूब पे ऐसी वीडियो कभी कहीं नहीं मिलेगी कि इतनी स्पष्टता से थेल्स थ्योरम बताया हो और उसके क्वेश्चंस लगवाए हों। कि इनको बड़ी क्लासों में जब हम जाते हैं तो हमें दिक्कतें आती हैं कि किस तरीके से इनका रेशियो लिखा जाए, वो हमें दिक्कतें आती हैं। आज वो सारी दिक्कतें आपकी खत्म होने वाली हैं। चलिए आगे आप नोट कर लीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं, दूसरा को आगे आगे बढ़े। चलिए प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि समरूप, सिमिलैरिटी किसे कहते हैं। सिमिलैरिटी आखिर होती क्या है वो जानते हैं कि क्या कैसे कोई फिगर जो है, फिगर मतलब आकृति समरूप कहलाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम। देखिए, ये दोनों ट्रायंगल्स दिए हुए हैं,
ठीक है। सिमिलरिटी समरूपता को कैसे पता करेंगे, इसमें क्या होता है, किसी भी आकृति या फिगर, ये किसी भी आकृति कोई भी तरीके से हो सकती है, स्क्वायर हो सकता है और रेक्टेंगल या ट्रायंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। किसी भी आकृति में अगर उसकी शेप, ये आपको याद कर रखना, उसकी शेप सेम होनी चाहिए, ये शेप सेम है, ऐसा नहीं हो सकता कि त्रिभुज की वर्ग के साथ कंपैरिजन करा दिया जाए, ठीक है। शेप सेम होगी और साइज जरूरी नहीं कि सेम हो, ठीक है। साइज क्या होगी, जरूरी नहीं, देखिए ये बड़ा है और ये छोटा, ठीक है, तो जरूरी नहीं होता कि इसमें सिमिलरिटी समरूपता दिखाने के लिए कि क्या जरूरी नहीं होता, साइज जरूरी नहीं होता कि साइज सेम होना चाहिए, इसकी शेप सेम होनी चाहिए, ठीक है, समरूपता दिखाने के लिए। मतलब शक्ल एक जैसी लग रही है लेकिन हाइट अलग अलग है, ठीक है। कोई भी आकृति सिमिलर तभी होगी जब पहली और दूसरी आकृति के कोण और उनकी संगत भुजाएं, संगत कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ये वाली साइड इसके बराबर अनुपात में इनका रेशियो होगा, वो बराबर आना चाहिए, ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं। और इसमें एक चीज और होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज्यादातर टीचर गहनता से नहीं बताते हैं, ये आज आप सीखेंगे। देखिए, जैसे अगर हम चल रहे हैं कौन सा है ये, एंगल ए, तो एंगल ए कितना है, 45, तो इसमें भी देखना है हमें कि 45 डिग्री कहाँ पे बन रहा है। अगर 45 यहाँ पे बनता ई पे, तो हम यहाँ से चलते, और इसमें ए कहाँ से बन रहा है, यहाँ से, तो इसको, इसमें एंगल बहुत जरूरी होते हैं, इसमें एंगल 45 डिग्री है, यहाँ से चलेंगे बी तक, बी से जाएंगे सी तक, तो इसमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा, इसमें कहाँ से जाएंगे, डी से, क्योंकि 45 डिग्री एंगल मिल रहा है, इसमें एंगल 45 से 60 तक जाएंगे, 60 से 75 तक जाएंगे, और फिर 75 से 45 तक जाएंगे, ऐसे ही इसमें होता है। अगर साइकिल इस तरीके से चल रही है तो इसमें भी इसी तरीके से चलेगी, तभी समरूपता हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम एंगल ए 45 से यहाँ पे चलें 60 पे जाएं और इसमें 45 से 75 पे जाएं, तो ये समरूपता नहीं हो पाएगी। देखिए, जैसे इसमें क्या है, समरूप होने के लिए जरूरी है कि उसके कोण होने चाहिए बराबर और उसकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होने चाहिए। जैसे देखते हैं, ट्रायंगल ट्रायंगल डी ई एफ समरूप, ये समरूपता का चिन्ह होता है। ट्रायंगल ए बी सी, ये कब समरूप होंगे, जब इनके कोण बराबर होने चाहिए, जैसे एंगल डी बराबर एंगल ए बराबर 45 डिग्री, ठीक है। और दूसरा एंगल ई बराबर एंगल बी बराबर कितना रहा, 60। तीसरा तीसरा देखते हैं हम लोग, तीसरा कौन सा, एंगल एफ बराबर एंगल सी, कितना रहा, 75। और ये देखिए, ये टोटल जो सम होता है ये 180 डिग्री होता है, इनके अंदर के एंगल्स का सम जो होता है, एंगल्स मतलब कोणों का सम जो होता है 180 होता है। एंगल ए बी सी, इनका टोटल सम कितना होगा, 180, ठीक है। अब ये देखिए, एंगल्स बराबर आ रहे हैं, इनके जो एंगल्स हैं वो बराबर आते हैं, कोण बराबर आ रहे हैं। देखो, एंगल डी बराबर एंगल ए, एंगल ई बराबर एंगल बी, एंगल एफ बराबर एंगल सी, ठीक है। तो अब इनका रेशियो कैसे लेंगे, अगर यहाँ से चल रहे हैं हम लोग, डी से ई तक जाएंगे तो ए से बी तक चलेंगे, अगर यहाँ से चलेंगे 75 पे तो इसमें ऐसे ही करके चलना पड़ेगा, इसमें भी 45 से 75 चलो हम लोग इससे देखते हैं, ए से पहले सी जाते हैं, तो इसका रेशियो हो जाएगा ए सी अपॉन डी एफ, क्योंकि 45 से शुरू हुए 75 पे जाना, इसमें 45 से शुरू हुए 75 पे गए, तो इसमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा, अपॉन डी एफ बराबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है हमने, ये ज्यादातर टीचर नहीं बताते हैं, ये एंगल्स से देखा जाता है इसमें, ठीक है। और इसमें क्या किया, अब एफ से ई पे चले तो 75 से 60 पे ही जाना पड़ेगा। देखिए कैसे चले, एफ, इसमें ए सी लिया पहले हमने, तो ऊपर ए सी वाले को एंगल रखेंगे सी बी, तो इसमें कितना आया, सी बी अपॉन एफ ई बराबर ई, इसमें कौन सा लेंगे, बी ए,
बी ए अपॉन ई डी, ई डी इसका कितना आ रहा है? देखिए ये सारी भुजाएं बराबर है, तो ऊपर वाली भुजा कौन सी? ये सारी भी बराबर है। तो बी ए कितना है? बी ए 3 है, 3 है। और नीचे वाला कितना है? 1.5 है। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, ये पॉइंट हटा तो इसको कर देंगे मल्टीप्लाई 10 का, तो ये बन गया 30/15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो ये रेशो कितना आ रहा है? 2:1। ठीक है, देखिए इनका सबका रेशो यही आएगा, आप निकाल के देख लेना। ये सारे रेशो में अगर ये देखिए ये सारे एंगल्स बराबर हैं, ये रेशियो बराबर है, ये सारे रेशियो बराबर हो गया, तो देयरफॉर इसे हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है बच्चों, आप ये नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं सर्वांग क्या होता है। ठीक है, सर्वांग समता भी बहुत जरूरी है, उसको भी अच्छे से देखना पड़ेगा हमें, तभी हम आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। और आप इसको शेयर और सब्सक्राइब करवाइए बच्चों, तो आगे हमारा हौसला पस्त हो जाएगा, तो हम बना नहीं पाएंगे फिर। इससे हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलती है आपके शेयर और सब्सक्राइब से। लाइक सब्सक्राइब शेयर बस कृपया करके इतना कर दीजिए, तो हमें ऊर्जा मिलती रहेगी कि हम आगे वीडियो कैरी ऑन करें। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं सर्वांग सम, आप ये नोट कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, अब देखते हैं सर्वांग सम क्या होता है। सर्वांग सम मतलब कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट ऐसी फिगर या आकृति होती है जिनमें उन दोनों फिगर्स की शेप और साइज सेम होती है। ठीक है, जैसे देखो ये फिगर है, एक ये फिगर और एक ये फिगर, ये दोनों आकृतियां दी हुई हैं। तो इन आकृतियों में इस फिगर में क्या होता है, शेप और साइज दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, जैसे इसकी अगर लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो इसकी भी लंबाई 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो इसकी भी लंबाई 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर इसकी इस वाले की 4 सेंटीमीटर है तो इस वाले की भी 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, ये होती है सर्वांग सम। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी साइज, इसकी लंबाई ज्यादा बड़ी हो जाए और इसकी लंबाई कम बड़ी हो। तो इनमें अगर सर्वांग समता कॉन्ग्रुएंट देखने हैं तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट जब ही होंगे ट्रायंगल, जब ये साइड इसके बराबर हो, ये साइड इसके बराबर हो, ये साइड इसके बराबर हो, तभी ये ट्रायंगल्स सर्वांग सम होते हैं। आपको सर्वांग सम और समरूपता में अंतर पता चल रहा होगा। इस उसमें क्या होता है, उसमें शेप सेम होनी चाहिए लेकिन साइज जरूरी नहीं। इसमें क्या होता है, सर्वांग सम में दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, तभी ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांग सम होंगे। ठीक है, अभी एक और नोट लिखाता हूँ आपको जो बहुत जरूरी है, वो आप लिख के रख लीजिए, आगे बहुत काम आएगा आपके। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद एक नोट लिखवा देता हूँ। चलिए बच्चों देख लीजिए नोट, हमने नोट लिख दिया है। आप इसको आगे तक सेव करके रखेंगे ताकि आप इसको बाद में देख पाए। आगे हमने समझा दिया, वही ये लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे देखिए समरूपता और सर्वांगसम में अंतर होता है कि समरूप होने के लिए जरूरी नहीं कि उसकी सारी साइड्स बराबर हों, बस दिखने में सिमिलर होना चाहिए। अगर ट्रायंगल है तो दूसरा भी ट्रायंगल होना चाहिए, जरूरी नहीं इसकी शेप और साइज बराबर हो। ये है समरूपता के लिए। सर्वांगसम में क्या होता है, सर्वांगसम में एक ट्रायंगल जैसा है, जितना बड़ा है दूसरा ट्रायंगल भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। फिर हम इसको रब करें।
और दूसरा क्वेश्चन करवाएंगे आपको, क्वेश्चन में ज्यादा क्लियर होगी कि क्या क्या होता है समरूपता, क्या सर्वांग समता होती है। ठीक है बच्चों, चलिए आप नोट कर लीजिए इसको। और इसको दबा के शेयर करिए। ये 10th का यूपी बोर्ड का सबसे कठिन चैप्टर है। टीचर्स इसको जल्दी से करवा के निकल जाते हैं और समझाते नहीं हैं। आपको आज अच्छे से समझ आया होगा, आई होप। चलिए बच्चे, हम थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, उसमें आपको बताना होगा कि समरूपता बतानी होगी कि इसमें इन दोनों फिगर्स में, ये दोनों आकृतियों में ये समरूप है कि ये वाले समरूप है। ठीक है, तो आइए हम बताते हैं कि इसको कैसे निकालते हैं समरूपता को। देखिए इसमें क्या होता है, ये है समांतर चतुर्भुज, ठीक है, और ये है एक वर्ग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वर्ग में सारे एंगल्स मतलब कोण जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, कोना जो होते हैं उसके 90 डिग्री के होते हैं। और समांतर चतुर्भुज में जरूरी नहीं कि इसके जो कोण हो वो 90 डिग्री के हो। ठीक है, तो ये अलग अलग दिखने में आपको पता चल रहा होगा कि ये 115 का है तो ये 90 का है, ये 70 का है तो ये 90 का है, ये 110 है तो ये 90 है, ये 65, ये 90 है। तो ये यहीं से आपको एंगल देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये समरूप नहीं है। ठीक है, और अगर इनका साइड्स का रेशियो मतलब कि अनुपात अगर निकालना है, सबसे पहले आपको अगर ये नहीं दे रखा है, एक चीज मिल जाए, जैसे ये अनुपात दे रखा है, ये एंगल्स न दिए होते तो आप कैसे बताते, तो आप ऐसे बताते। देखिए हम लोग अगर यहाँ से चल रहे हैं एस से, तो यहीं से ऐसे चलना होगा, इससे ऐसे चलना होगा। तो ये देखते हैं हम, एस एस पी, इस वाले चतुर्भुज में एस पी अपॉन डी ए बराबर पी क्यू अपॉन ए बी बराबर क्यू आर अपॉन बी सी बराबर आर एस सी डी। ठीक है, तो ये आप देखिए इसमें कितना एस पी कितना है, एस पी आपको दे रखा है 1.5 अपॉन, इसमें डी ए कितना दे रखा है 3। ठीक है, इसका ये पॉइंट हटा तो ये 30 हो गया, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ये कितना आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, अब इसका देखते हैं, इसका अगर हमने रखा तो इसका भी वही आ जाएगा, ये हो गया 30, ये पॉइंट हटा, 15 दूनी 30, 1/2। तो ये सारे 1/2 ही आते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमें लग रहा है कि ये समरूप है, लेकिन अब क्या देखना होता है, कोण देखना होता है, इसके एंगल्स। इसको देखो, एंगल, सॉरी क्या चल रहा है ये, देखो एंगल P डज नॉट इक्वल टू, ये बराबर नहीं है किसके, एंगल ए की, एंगल ए की, क्योंकि ये कितना है, ये है 110 डिग्री, बराबर नहीं है एंगल ए की, एंगल ए 90 डिग्री। तो इसी से हमें पता चल जा रहा है कि ये समरूप नहीं है। ये आपको अभी कुछ भी नहीं लगेगा, ये चैप्टर लगेगा कि क्या है ये, लेकिन जब आप कंपटीशन में बैठेंगे तो आप इसी में मात खा जाएंगे। तो इससे ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बड़ी क्लासों में। अभी आपको लग रहा है ये बहुत हल्का है, लेकिन बाद में आपको जब कंपटीशन में नौकरी के लिए तैयारी करेंगे तब आपको पता चलेगा इसका महत्व क्या होता है, ये आपको बाद में समझ में आएगा। देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको ये साइड्स दे रखी है, जैसे इसकी 2.4 है, ये भी 2.4 है, ये भी 2.4 है, ये भी 2.4 है, ये है 4.8, ये है 4.8। ये देखते हैं इनका, अब हम इनका रेशियो लेते हैं। ये अगर यहाँ से 85 से चलो, जैसे ये इसमें देखो ये एंगल्स बराबर हैं। ठीक है, तो एंगल्स जब बराबर हैं, इसमें भी देखो एंगल, तो हम अगर 85 से चलेंगे तो इसमें भी 85 से ही ऐसे चलना पड़ेगा। अगर हम 85 से नीचे आए
तो हम इसमें भी ऐसे नीचे चलना पड़ेगा। अगर हम 85 से ऐसे करके जाएं क्लॉकवाइज, जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो भी ये होता है घड़ी की दिशा में, ये घड़ी की दिशा होती है ऐसी, और ये घड़ी की विपरीत दिशा होती है, तो विपरीत दिशा में चलेंगे इसमें, तो इसमें भी विपरीत दिशा में ही चलना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम डी से ए आए, डी से अगर हम डी से ए आते हैं, डी से ए आते हैं तो इसमें भी, इसमें एस से पी आना पड़ेगा। एस से पी आया तो 2.4 बराबर 4.8। ठीक है, ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, ये कितना आ गया 1.2। अब इसमें देखिए, इसमें ए से बी गए, इसमें ए से गए बी, और इसमें पी से गए क्यू। ऐसे ही चलना होता है इसमें। ठीक है, एंगल्स के हिसाब से। इसमें देखिए 105 से बी तक गए, इसमें भी 105 से 100 तक जाना पड़ेगा। इसमें भी 2.4, ए भी कितना है 2.4, और इसमें 4.8, तो इसमें भी पॉइंट हट गया। 24 एकम 24, 24 दूनी 48, देखिए सब बराबर आते जाएंगे ऐसे। तो इसमें ये तो हमें पता चल गया कि इसकी साइड्स जो है, इसकी भुजाएं जो है वो बराबर है। अब एंगल्स देख लेते हैं। एंगल डी बराबर एंगल एस बराबर 85। ठीक, तो इसमें क्या 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 हो रखा है, देखिए एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। एंगल ए बराबर एंगल पी बराबर 105। ठीक, और इसमें क्या हो रहा है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, कितना हो गया 100। ठीक है, एंगल सी बराबर एंगल आर के, इसमें कितना हो गया 70। तो आपको ये पता चल रहा होगा इसमें रेशियो भी बराबर है और एंगल्स भी बराबर है। तो देयरफॉर ये समरूप आकृतियां हैं। ठीक है, ये क्या है, समरूप आकृतियां हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, आप कल से हम क्वेश्चन करेंगे। आज हम इतना ही रखते हैं क्योंकि क्लास बड़ी हो रही है। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए, ये आगे काम आएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने। कल से एमसीक्यू, जैसे हम पिछली क्लास में एमसीक्यू किए हैं वैसे ही हम ये वाली क्लास में भी एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, फिर हम बाद में लेंगे बड़े लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। अभी आप यही कर लीजिए। ठीक है, गुड बाय।